ठीक है, ये सब तो हो गया है। मॉड पे ठीक ठाक क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग तरीके का होता है, उसको भी देखते हैं। जैसे लिखो एक क्वेश्चन, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन इस तरह का जब क्वेश्चन आता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास फंक्शन होता था वो पूरा का पूरा मॉड में होता था और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जो भी इनइक्वलिटी यूज होती थी वो था। अब यहाँ क्या है, सम ऑफ दो मॉड्स हैं, मतलब दो मॉड वाले फंक्शंस हैं, उनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। इस तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि बहुत स्लो इसको समझाऊँ ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले चीज़ हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये एक फंक्शन है मॉड वाला, दूसरा फंक्शन है ये। अब हमारा काम क्या है कि x माइनस, पहले हमें ये देखना है कि x माइनस 1 जो है वो कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे निगेटिव होगा। ये काम हमें सबसे पहले देखना जरूरी हो जाता है। दूसरा हमें क्या देखना होता है कि x माइनस 2 कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे निगेटिव होगा। जैसे कि मान लो अगर हम x माइनस 1 पर चेक करने जाते हैं कि ये कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे निगेटिव होगा, तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो 1, जैसे मान लो यहाँ x माइनस 1 है ना, तो अगर कोई भी वैल्यू 1 से छोटी लेंगे, जैसे मान लो 0.5 लिया -1, 0.2 लिया x की वैल्यू -1, तो ये सब कुछ लेस देन जीरो बन रहा है। मतलब 1 से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये पार्ट जो होगा x माइनस 1, अभी मॉड की बात नहीं हो रही है, सिर्फ x माइनस 1 की बात हो रही है, ये निगेटिव वैल्यू देगा। और 1 से बड़ा अगर कोई वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहला काम क्या किया करो कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करके और वो रीजन पहले ढूंढ लेंगे जहां पे ये वैल्यूज पॉजिटिव और निगेटिव होंगी। जैसे मान लो हमने क्या किया, पहले देखो यहाँ x माइनस 1 के लिए हम चेक करते हैं, एक छोटा सा नंबर लाइन बनाया, ठीक है। x माइनस 1 में ये रूट क्या है, 1 है, ठीक है। अब क्या है, अगर 1 से छोटा वैल्यूज रहे, मतलब इस इलाके में अगर कोई भी x लोगे तो x माइनस 1 हमारा निगेटिव होगा, पक्का है ना। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि मॉड ऑफ x माइनस 1 जो होता है वो क्या होगा, वो प्लस माइनस ऑफ x माइनस, मतलब वो क्या होता है प्लस माइनस, अगर ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर एक मिनट, हमने क्या पढ़ा था कि मॉड ऑफ x है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू x हो जाती है, इसकी वैल्यू x हो जाती है ना, x ग्रेटर देन 0 होता है तो। और इसकी वैल्यू -x कब लिखते हैं, जब x लेस देन 0 होता है। क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है यहाँ पे वो मॉड ऑफ x माइनस 1 है कि नहीं है। ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो वैल्यू होगी वो x माइनस 1 के इक्वल कब होगी, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, लिख सकते हैं ना हम। और माइनस ऑफ x माइनस 1 कब होगा, जब x माइनस 1 लेस देन 0 होगा। क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ क्वेश्चन में, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इतना अगर समझ में आ गया तो इसको इरेज कर रहा हूं। अब आ जाओ क्वेश्चन में, इस पार्ट को लिया है हमने x माइनस 1, यहां पे क्या बनाया हमने, 1 बनाया। अब 1 से पहले पहले कोई भी वैल्यू ऑफ x लोगे तो x माइनस 1 निगेटिव होगा कि नहीं होगा, निगेटिव होगा ना। तो इस रीजन में जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 होगा। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि x माइनस 1 मॉड इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ x माइनस 1 लेस देन 0। मॉड की डेफिनेशन ही है ना, बिल्कुल जो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में जो मॉड जहां शुरू हुआ है वहां बिल्कुल सबसे पहले यही समझाया गया है कि मॉड x की वैल्यू x होती है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। तो उसी तरीके से मॉड ऑफ x माइनस 1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी प्लस x माइनस 1 होगा कब, जब x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, या माइनस x माइनस 1 होगा कब, जब x माइनस 1 निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि 1 से पहले पहले इस रीजन में जो x माइनस 1 फंक्शन है हमारा वो माइनस x माइनस 1 होगा, 1 के बाद यही फंक्शन प्लस x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस 1 पॉजिटिव आएगा।
ठीक है, दूसरे को देखते हैं। दूसरा के लिए नंबर लाइन अगर ड्रॉ किया तो फिर से क्या होगा, यहाँ 2 हो गया, मतलब 2 के पहले पहले फिर से माइनस ऑफ x माइनस 2 निगेटिव होगा ना। कोई भी x लेस देन 2 लोगे तो x माइनस 2 निगेटिव होगा ना। तो मॉड ऑफ निगेटिव मतलब मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2। उसी तरीके से 2 से बड़े के लिए x माइनस 2। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों नंबर लाइंस को एक जगह पे शो करूं कॉमन प्लेटफॉर्म पे, तो क्या करूंगा, एक नंबर लाइन बनाया, उस पे दोनों रूट्स मार्क किए, एक 1 था एक 2 था। ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो 1 से पहले पहले x माइनस 1 क्या है, निगेटिव है ना। तो 1 से पहले माइनस x माइनस 1 है। और 1 से पहले दूसरा फंक्शन क्या है, अगर यहां 2 है तो इधर कहीं 1 रहा होगा, तो इधर 1 से पहले अगर और पीछे जाएंगे 1 से, तो ये तो माइनस x माइनस 2 ही है। मतलब अगर यहां पे हमने ये देखा कि 2 से छोटी अगर कोई वैल्यू ले लें तो हर जगह निगेटिव है, तो 1 से छोटी अगर कोई वैल्यू लें तो वो भी तो x माइनस 2 निगेटिव ही होगा। तो 1 से पहले वाले रीजन में जो x माइनस 2 है वो माइनस ऑफ x माइनस 2 ही होगा। नेक्स्ट 1 से 2 के बीच में आ जाओ। 1 से 2 के बीच में अगर आते हैं तो 1 से 2 के बीच में ये तो पॉजिटिव शुरू हो गया। देखो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो ये तो प्लस x प्लस 1 हो जाएगा ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो मैंने प्लस x प्लस 1 लिखा, बट दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है इधर कहीं 1 होगा, तो 1 से 2 के बीच में ये अभी भी माइनस ऑफ x माइनस 2 ही है। समझ रहे हो? तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x माइनस 2। अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे हो तो डायरेक्ट इसको देखने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मॉडुलस जहां से शुरू है, एक एक क्वेश्चंस जाके प्रैक्टिस करो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट रीजन कौन सा है, 2 के बाद। तो 2 के बाद अगर x प्लस 1 वाले को देखा जाए तो इधर कहीं 2 होगा। तो भाई जब 1 के बाद ही प्लस x प्लस 1 है तो 2 के बाद भी प्लस x प्लस 1 ही होगा। तो इस रीजन में ये तो x प्लस 1 ही होगा पॉजिटिव, और दूसरा वाला भी 2 के बाद के लिए प्लस x माइनस 2 ही होगा। तो यहां x माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों रीजन के लिए अलग अलग इनइक्वालिटी डिफाइन करते हैं। पहला क्या है, केस 1 लेते हैं। देखो ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहला केस 1 लिया। केस 1 में हमने क्या बोला कि जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, इक्वल टू, अब एक्चुअली तो हम लेस देन 1 भी ले सकते थे। जैसे मान लो हमारे पास 3 केस बनेगा। केस 1 ये बना। केस 2 क्या बनेगा कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन इक्वल टू 2 हो। अब देखो पता कैसे चल, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं सिर्फ यहाँ लेस देन 1 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने 1 को भी इधर ही इंक्लूड कर लिया। तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x लेस देन 1 ले लो और सेकंड केस में फिर इक्वल टू ले लो, क्योंकि हमें 1 भी तो कहीं ना कहीं इंक्लूड करना है ना। तो या तो 1 को इस इनइक्वालिटी में इंक्लूड कर लो या तो इस वाले में इंक्लूड कर लो। 1 इंक्लूड करना है कहीं ना कहीं, तो या तो तुम ऐसे लिख लो x लेस देन इक्वल टू 1, या तो x लेस देन 1 लिख लो। तो फिर दूसरे वाले में इंक्लूड करोगे तो क्या लिखेंगे, इसको फिर लेस देन ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 लिखेंगे। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। थर्ड केस क्या है, x ग्रेटर देन 2। अब मैंने यहां इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इक्वल टू 2 एक बार इंक्लूड हो चुका है, तो यहां सिर्फ ग्रेटर देन 2 के लिए देखेंगे। मतलब अगर यहां तुम सिर्फ लेस देन 2 लिखते तो यहां फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते। मतलब हमें 1 2 इनको भी इंक्लूड करना है किसी ना किसी केस में। तो फिलहाल मैं नीचे वाला मिटा रहा हूं। हमने 3 केसेस बनाए, ये 3 केसेस बने हैं। ठीक है, इन तीनों केस को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, केस 1 को सॉल्व करना शुरू किया। तो केस 1 सॉल्व करो। केस 1 क्या कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये केस 1 है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन माना इसको। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो ध्यान से देखो, जो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन है ना, इस रीजन के लिए लेस देन 1 के लिए जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है वो माइनस ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, और जो मॉड ऑफ x माइनस 2 है वो माइनस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा लेस देन 1 के लिए।
तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एक्सप्रेशन है अब वो क्या बन जाएगा, मॉड हटा के -x-1 -x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना क्वेश्चन में, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमारा एक और इनइक्वलिटी बन गया। यहां से अब इसको सॉल्व करोगे तो -x+1 -x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्या बना, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। माइनस को उधर लेके जाओगे तो 2x लेस देन इक्वल टू -1, तो x लेस देन इक्वल टू -1/2। अभी हमारा केस 1 का सॉल्यूशन नहीं आया है, क्यों, क्योंकि केस 1 में एक तरफ ये बोला जा रहा है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 लो, दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1/2 लो। तो दोनों कैसे ट्रू हो सकता है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 भी ले लो और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1/2 भी ले लो। तो जो केस 1 का फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन होगा। क्यों होगा इंटरसेक्शन, क्योंकि ये कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 लो, और दूसरा केस ये कह रहा है कि x की वैल्यू -½ से छोटी होनी चाहिए, मतलब -½ से बड़ी तो होगी ही नहीं, बट अगर -½ से बड़ी कुछ ले लोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट ये करेगा। तो हमारा सॉल्यूशन तो तभी आएगा ना जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, कि भाई x लेस देन इक्वल टू 1 भी हो और x लेस देन इक्वल टू -1/2 भी हो। तो केस 1 का जो फाइनल आंसर आएगा, केस 1 का जो फाइनल वैल्यू आएंगी x की, फाइनल वैल्यू ऑफ x जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन 2 जब करोगे तो 1 की वैल्यू क्या है, मतलब नंबर लाइन बनाया मैंने, बाउंड्रीज को मार्क किया। बाउंड्री क्या है, एक बाउंड्री है -1/2, उसको यहाँ लिख लिया, दूसरी बाउंड्री है 1। इक्वेशन 1 में देखो बाउंड्री क्या है 1, इक्वेशन 2 में बाउंड्री क्या है -1/2, दोनों को मार्क कर लिया। पहला क्या कह रहा है कि 1 ले लो, उससे छोटा कुछ भी ले लो। दूसरा कह रहा है कि -1/2 ले लो और उससे छोटा कुछ भी ले लो। तो अगर इन दोनों को सेटिस्फाई होना पड़ेगा तो उसके लिए जो फाइनल आंसर आएगा वो कितने लोगों को लग रहा है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 क्लोज। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए ये केस 1 का फाइनल आंसर है। ठीक है, केस 1 बोला कि ओवरऑल जो x की वैल्यू होगी वो -∞ से -1/2 होगी। कब, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है। क्लियर है। अब x की वैल्यू क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2। क्यों, यहां ग्रेटर देन 1 इसलिए लिया है कि इक्वल टू 1 यहां इंक्लूड कर चुके हैं, तो यहां सिर्फ ग्रेटर देन 1 वाला इलाका लेंगे। तो सेकंड केस देखो हमारा क्या कहता है, केस 2। केस 2 क्या बोलता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लो और लेस देन इक्वल टू 2 लो। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 2 के लिए ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है। मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो x+1 तो बनेगा ही बनेगा, बट जो ये वाला पार्ट है ना, अभी अभी जो हमने देखा क्वेश्चन का, जो ये वाला पार्ट है मॉड ऑफ x-2, ये देखो यहाँ नेगेटिव है। तो केस 2 के लिए जो x-2 वाला पार्ट होगा वो माइनस में आएगा, x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये दूसरी इनइक्वालिटी बन गई। बट हमने जो केस लिया था इसको, इस केस को हम क्या मानेंगे, इक्वेशन 3। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो x+1 -x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x कैंसिल हो गया, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये क्या ट्रू है, ये फॉल्स है। फॉल्स कहने का मतलब कि x का ऐसा कोई वैल्यू, मतलब ऐसा इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया ना, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यूज होगी क्या जहां 3 ग्रेटर देन 4 हो जाए, तो ये तो हमेशा हमेशा के लिए ही गलत है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, नल। इसको बोलते हैं नल। नल का मतलब है कि नो वैल्यूज ऑफ x, नो वैल्यूज ऑफ x, मतलब ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी जिसके लिए
क्या हो जाएगा, x जो ये वाला फंक्शन है x-1 और -x-2 ये ग्रेटर देन 4 हो जाए, तो नो सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, इस केस 2 का जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर इस केस 2 का वो क्या आएगा, इसको मान लिया इक्वेशन 4, तो वो 3 आएगा। मतलब ये है कि अगर नंबर लाइन बनाया जाए तो एक तो ये कह रहा है कि बाउंड्री ले लो 1 और 2, तो कह रहा है कि 1 तो मत लो, 1 से बड़ा लो और 2 या 2 से छोटा ले लो, मतलब 2 को इंक्लूड करना है। और दूसरा केस जो बोल रहा है वो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दोनों सॉल्यूशन में कोई भी कॉमन पार्ट आएगा क्या? भाई कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो जब इसमें कुछ x का वैल्यू ही नहीं है, खाली है, कोई भी x का वैल्यू ही नहीं है, तो कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ओवरऑल इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, खाली। मतलब जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, x बिलोंग्स टू नल। इसको इस फाई को बोलते हैं नल। नल मतलब एकदम खाली, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर जो हुआ, मैं फिर से पिंक से इसको मार्क कर रहा हूं, पिंक कलर से ही लिख देता हूं। फाइनल आंसर इस केस में हमारा बना x बिलोंग्स टू 5। केस 1 का जो फाइनल आंसर था वो क्या था, ये। केस 2 का जो फाइनल आंसर था वो है ये, x बिलोंग्स टू 5। अब चलते हैं केस 3 पे। केस 3 क्या है, केस 3 ये कहता है कि x की वैल्यू कहां से ले लो, ग्रेटर देन 2 ले लो। इक्वल टू 2 हम केस 2 में इंक्लूड कर चुके हैं, तो अब सिर्फ ग्रेटर देन 2 वाली वैल्यूज को लेंगे। तो केस 3 हमने क्या लिया, ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन 2, इसको मान लिया इक्वेशन 5, ठीक। x ग्रेटर देन 2 के लिए दोनों मॉड हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, x ग्रेटर देन 2 के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मतलब जो ये वाला वैल्यू है पूरे क्वेश्चन का, वो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये भी x-1, ये भी x-2। तो हमारा अब यहाँ पे इनइक्वलिटी क्या बनेगा, x-1 प्लस दूसरे वाले मॉड की वैल्यू x-2 ग्रेटर देन 2 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। ये इनइक्वलिटी बन गया। इनको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2। ये सॉल्यूशन आया 6। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, फाइनल आंसर ऑफ केस 3 का जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। बाउंड्रीज एक है 2, दूसरा है 7/2। एक कह रहा है केस, एक कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 कुछ भी ले लो, तो ले लिया। 2 नहीं लिया, 2 से बड़ा जो मर्जी वो ले लो। दूसरा कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2 ले लो। तो इसकी भी बात सुन ली, x की वैल्यू हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, मतलब 7/2 को इंक्लूड करना है, और उससे बड़ा कुछ भी ले लो। तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट का मतलब ये वाला इलाका पूरा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, x बिलोंग्स टू 7/2 से इंफिनिटी, 7/2 पे क्लोज होगा, क्योंकि 7/2 दोनों में कॉमन है। ये हमारा बना केस 3 का आंसर, और कोई केस तो है ही नहीं। तो तीनों केसेस को अगर देखा जाए तो इसको अगर बोल दूं मैं, इस केस को बोलूं, ये हमारा अगर S1 हो गया सॉल्यूशन 1, इसको अगर बोला जाए S2 सॉल्यूशन 2, और इसको मैं नाम दे दूं S3 सॉल्यूशन 3। अब देखो उसने क्या बोला, हमने 3 केसेस निकाले कि या तो x इधर होगा तो वो आंसर होगा, या तो x इसके बीच में होगा तो वो आंसर होगा, और या तो x इसके बीच में होगा 2 के बाद होगा, तो केस 3 वाला जो आंसर है वो आंसर होगा। मतलब तीनों आंसर्स में से कोई भी एक आंसर अगर आता है, सेटिस्फाई करता है, तो ये इनइक्वालिटीज ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो फाइनल आंसर होगा हमारा, फाइनल आंसर, ओवरऑल जो फाइनल आंसर है इस पूरे क्वेश्चन का, फाइनल आंसर विल बी S1 यूनियन S2 यूनियन S3।
फिर से समझो, इसको डायरेक्ट याद रखो कि जब अंदर में करते हैं तो इंटरसेक्शन लेते हैं और ओवरऑल सबका यूनियन फाइनल आंसर दे देगा। तो फाइनल आंसर विल बी S1 क्या है, देखो ध्यान से, S1 क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1/2 S1, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1/2, इन्फिनिटी 1/2 क्लोज है हमारा, 1/2 को क्लोज लिया, यूनियन सेकेंड केस क्या था, नल, मतलब कुछ भी नहीं था, खाली था, नल, यूनियन S3 क्या था, 7/2 से इन्फिनिटी। इन तीनों का जब यूनियन लोगे तो नंबर लाइन बनाया, तीनों ही आंसर्स के बाउंड्रीज मार्क करो, सबसे निगेटिव में -1/2 है, उसके बाद 7/2 है और कोई बाउंड्री नहीं है। तो अगर इसकी बात की जाए सिर्फ, तो क्या कह रहा है कि -1/2 ले लो या उससे कम कुछ भी ले लो। तो -1/2 ले लिया और इससे कम कुछ भी ले लिया। सेकंड केस नल है, मतलब कोई भी एक्स ही नहीं है, तो ये तो कुछ मार्क ही नहीं करेंगे, ये तो खाली है, तो क्या मार्क करोगे, कुछ भी नहीं मार्क करेंगे। थर्ड केस क्या कह रहा है, 7/2 के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए और इन्फिनिटी। तो 7/2 पे इक्वल टू किया मतलब मार्क किया और उससे बड़ा मतलब इन्फिनिटी। तो यूनियन का मतलब है कि जो जो केसेस बनेंगे सारे लेने हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इस केस में वो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1/2 क्लोज यूनियन क्लोज 7/2 से इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत आसान है। बहुत सारे बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे तो टेबल बना के अजीब सा ही सॉल्व किया गया है, प्लस माइनस करके। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, सीधा सीधी ये है थोड़ा लेंदी बट मैंने समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। बट अगर इसको खुद से ट्राई करोगे तो बहुत कम समय में आराम से कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल सिंपली स्मूथ चलेगा आंसर, कहीं भी कुछ भी अलग नहीं होगा।